नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आजकल जब भी आप न्यूज चैनल्स देखते होंगे या अखबार के पन्नों को पलटते होंगे तो बिहार की सियासत के दो चेहरे सुर्खियों में आपको नजर आते होंगे। एक बिहार के सीएम जीतन राम मांझी और दूसरे जेडीयू नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जीतन राम मांझी सुर्खियों में नजर आते हैं अपनों की मुश्किल बढ़ाने वाले बयानों को लेकर और नीतीश कुमार उन बयानों पर चुप्पी साधने को लेकर। लेकिन अब मांझी के बोल पर नीतीश के अपनों ने खुलकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसके लिए सीएम पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी को जी भरकर कोसने के लिए। लेकिन सवाल है कि आखिर जेडीयू के अंदर हो रहे उथल पुथल पर क्यों चुप है नीतीश? इसी पर आज बड़ी बहस। बागी विधायकों के हक में पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद क्या जेडीयू के अंदर की तस्वीर बदलने वाली है? बागी विधायकों के पक्ष में बयान सीएम जीतन राम मांझी ने दिया और इस बयान को देने के बाद क्या उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है? क्या नीतीश के बचाव के लिए सीएम पद की गरिमा को भी ताक पर रखने की कोशिश करेंगे मंत्री? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं बागी विधायकों के पक्ष में सीएम के बयान और उस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार की तल्ख प्रतिक्रिया से। कुछ अनियमितता की बात आई थी, उसके बारे में कहा गया था कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आवश्यक कार्रवाई का कतई मतलब नहीं था कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। उस प्रकार का पेनाल्टी होता है। जीतन राम मांझी जी हर 2 मिनट में बात बदलते हैं। अब उनके बात पर हम कितना जाएंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको सोच समझ के कोई बात कहना चाहिए। तो पता नहीं सोच समझ के बयान देते हैं कि नहीं देते, उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल सोच समझ के नीतीश कुमार जी मंत्री बनाए हैं और बयान दे रहे हैं बिना सोचे समझे। कभी नीतीश के सियासी खेवनहार माने जाने वाले सीएम जीतन राम मांझी का यह बयान आज उन्हें नीतीश के अपनों के निशाने पर ला दिया है। जेडीयू के बागी विधायकों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एक तरफ जेडीयू नेता विरोधियों के हमले का जवाब देने में जुटे थे, लेकिन सीएम मांझी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने जेडीयू की तमाम दलीलों का दम निकाल दिया। कुछ अनियमितता की बात आई थी, उसके बारे में कहा गया था कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आवश्यक कार्रवाई का कतई मतलब नहीं था कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। उस प्रकार का पेनाल्टी होता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने उचित समझा उन लोगों की सदस्यता खत्म करने का, तो उसके बारे में फिर हम लोगों को कुछ नहीं कहना, कोर्ट का निर्णय है। उसी प्रकार से इनकी बात हुई हाईकोर्ट की, जो सदस्यता को बहाल रखा है, ये भी स्वागत योग्य है। अब सीएम के इस बयान पर उनके अपनों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम मांझी के कैबिनेट में शामिल संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार बेहद तल्ख लहजे में सोच समझकर बोलने की नसीहत देते नजर आए। हालांकि सीएम मांझी ने श्रवण कुमार की नसीहत पर कुछ नहीं बोलना ही बेहतर समझा। जीतन राम मांझी जी हर 2 मिनट में बात बदलते हैं। अब उनके बात पर हम कितना जाएंगे? उनसे ही पूछ लीजिए कि हर 2 मिनट पर बात बदलते हैं, कोई ना कोई नई सुर्खियों में बात डालते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको सोच समझ के कोई बात कहना चाहिए। तो पता नहीं सोच समझ के बयान देते हैं कि नहीं देते, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन तो सोच समझ के ही मुख्यमंत्री बनाया होगा नीतीश कुमार ने उनको। बिल्कुल सोच समझ के नीतीश कुमार जी मंत्री बनाए हैं और बयान दे रहे हैं बिना सोचे समझे। क्या उन्होंने कहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर हमने कहा है कि जिस समय कार्रवाई के लिए हम लोग लिखा था कि भाई अनुशासनहीनता की बात हुई है, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये कभी हमने नहीं कहा था कि उनको डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय का कोर्ट ने वैसा किया था, इसलिए हमने कोई चर्चा नहीं की थी। कोर्ट जुडिशियल होता है, जुडिशरी में कोई किसी प्रकार की बात नहीं कही जाती है। अब जब माननीय न्यायालय ने इस प्रकार की बात की है तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए न्याय की बात हुई है और उस न्यायाधीश को हम स्वागत करते हैं। वो क्या बोले हमको नहीं मालूम है। सीएम ने भले ही अपने मंत्री की तल्ख लहजे भरी नसीहत को नजरअंदाज करने की कोशिश की हो, लेकिन इस नसीहत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये, क्या नीतीश का बचाव करने के लिए सीएम को कुछ भी बोल देंगे मंत्री? क्या मांझी को साइड करने की कोशिश हो रही है? हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम के बयान से नीतीश नाराज हैं। नीतीश के इशारे पर सीएम पर तल्ख हमला कर रहे हैं मंत्री। क्या मांझी भी बागियों के साथ हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं?
जाहिर है ये तमाम सवाल जवाब के इंतजार में है, लेकिन शायद मुकम्मल जवाब नीतीश कुमार की जुबान से ही मिल सकते हैं। लेकिन नीतीश की चुप्पी इन सवालों को और मजबूत कर रही है। मसौढ़ी से प्रबंधन कुमार के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। सबसे बड़ा सवाल है नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं बड़ी बहस में, पैनल में। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी विधायक, मंटू सिंह हैं, जेडीयू विधायक, भाई वीरेंद्र जी हैं, जेडीयू के बागी आरजेडी के विधायक, और रविंद्र राय जी हैं, जेडीयू के बागी विधायक, माफ कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं आपको भाई वीरेंद्र जी आपसे मैं करना चाहूँगा। आरजेडी एक सहयोगी पार्टी है, क्या आपको लगता है कि सीएम पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया? श्रवण कुमार का बयान आपने सुना। श्रवण जी कहते हैं कि सीएम मांझी बिना सोचे समझे कहते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, इसका मतलब सीएम नासमझ है। इस तरह का बयान आपको लगता है कि जायज़ है, सही है? देखिए, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी सोच है, और उनका बयान वो बोले हैं, हम लोग तो नहीं बोला है। आपत्ति आपको है भाषा पर? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आता है, कुछ सोच समझकर ही दिया करते हैं। ऐसा नहीं कि बेसोचे हुए समझे हुए ये बयान देते हैं। और श्रवण जी जो बयान दे रहे करते हैं, उन्हीं से ये सवाल करते तो अच्छा होता। नहीं, ठीक है, आप सहयोगी पार्टी हैं, आपकी एक राय सहयोगी पार्टी है, सरकार का हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दिए हुए हैं सरकार। पप्पू यादव जी से भी बात हो रही थी, आरजेडी के सांसद हैं पप्पू यादव जी ने भी कहा था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको लगता है सीएम पद की गरिमा होती है? आप उनके अंदर काम कर रहे हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट के सहयोगी हैं, और आप अपने मुखिया पर ही इस तरह का हमला कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। आपको लगता है ये सही है? नहीं, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और दल के जो बड़े लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको उनका बयान आना चाहिए किसी तरह का जी। और जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, उनको अपने बयान पर संयमित रखना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री पर किसी तरह का छीटाकशी नहीं करना चाहिए। छीटाकशी नहीं करना चाहिए। अगर छीटाकशी हो रही है, इस तरह के बयान का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार को चुप नहीं रहना चाहिए? नीतीश जी को सामने आना चाहिए कि भाई कम से कम ठीक है, विरोध अपनी जगह है, लेकिन एक गरिमा आप बना के रखिए? ये तो उनका अपना अपना सोच है। अब उनको सलाह हम कैसे दे सकते हैं? नीतीश कुमार की चुप्पी पर आप कुछ कह सकते हैं? हम क्यों उनके चुप्पी पर क्या कहेंगे? चुप क्यों है नीतीश कुमार? अगर जेडीयू के नेता या फिर कोई भी मंत्री अगर सीएम पद को लेकर इस तरह का बयान देते हैं, तो जरूरी है कि आप एक बड़े नेता हैं, आप लगाम अभी तो शुरू हुआ, हो सकता है बयान आए। अभी तो शुरुआत हुआ है ना, हो सकता है बयान आए। ठीक है, मंटू जी मैं आपके पास आऊंगा। आरजेडी आपकी सहयोगी पार्टी भी कह रही है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप क्या ये बता सकते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? कैबिनेट के सहयोगी, एक तो कैबिनेट के मुखिया, जाहिर तौर पर बॉस सीएम हैं, और आप अपने बॉस को लेकर, और वो भी संवैधानिक पद पर एक शख्स है, संवैधानिक पद की गरिमा का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे ये बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। उनका व्यक्तिगत समझ होगा, वो अपने समझ से बोले होंगे। साहब, व्यक्तिगत समझ यहाँ पर ऐसी बात कोई आएगी है सर, गंभीरता समझिए जरा। अच्छा, हम किसी को क्या बोल दें यहाँ पर बैठे हुए हैं? तो हमारा अपना समझ है, इसको एक पार्टी स्तर पर, और इसमें हमारे नेता नीतीश कुमार का भी घर के अंदर कुछ भी, इसमें आप नीतीश कुमार जी को बीच में ला रहे हैं। मीडिया में नीतीश कुमार जी, यदि नीतीश कुमार आपके सम्मानित नेता हैं, एकदम निश्चित है, तमाम चेहरों से सबसे ऊपर है, उनकी बात टाली नहीं जाती है। क्यों टाली जाएगी? क्यों नहीं उनको दखल देना चाहिए कि नहीं साहब इस तरह का बयान आप मत दीजिए? अच्छा, अभी तो सीएम को लेकर अभी आप सामने आपके बात आया, अभी वक्त कुछ गुजरा नहीं, आप आज ही पूछ रहे हैं, उस पर जरूर नीतीश कुमार जी की ध्यान होगी और उसका निर्णय करेंगे। इसका मतलब, और उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाया था उस समय भी लोगों ने सवाल उठाया होगा, लेकिन उन्होंने जब निर्णय किया। बस इतना बता दीजिए कि श्रवण जी अगर इस तरह का बयान देते हैं, बयान देने के कितनी देर बाद नीतीश कुमार जी बोलेंगे? कितना वक्त चाहिए? या फिर इसके लिए हम अधिकृत है कि हम आपको बात बताएं, हम लोग इस पार्टी के सिपाही हैं, नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनके निर्देश पर हम लोग चलते हैं। सर, अब हमने तो उन्होंने किस परिस्थिति में बात बोला है, क्योंकि सारी बातें तो एक बार सामने आती नहीं है, कुछ बातें दिखाई जाती है, कुछ बातें नहीं दिखाई जाती है। कल आपने मांझी जी का बयान दिखाया था, उन्होंने कुछ नहीं गलत बोला था, और आप बताए थे कि मांझी जी इसमें गलत बोले हैं। उन्होंने तो यही बोला था कि जो मांझी जी ने अगर गलत नहीं कहा मंटू जी, तो फिर श्रवण कुमार जी क्यों कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे वो बयान देते हैं? ठीक है, हम तो वही बोल रहे हैं, उनकी अपनी समझ होगी किस परिवेश में, किस परिस्थिति में ऐसा बोला है। कौन सी परिवेश, कौन सी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, क्या ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो मंटू जी, कैसी भी परिस्थिति हो,
क्या एक सीएम को लेकर इस तरह का बयान देना जायज है, हाँ या ना? मैं आपसे जवाब चाहूंगा। नहीं, उनको ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। उनको इस पर हम लोग मतलब जो भी हो साथ में मिलकर, पार्टी में ऐसे कोई बात नहीं, सब लोग मिलकर साथ जो भी हो सर, सीएम को लेकर अगर बोल रहे हैं, फिर आप जो भी हो क्या करेंगे बताइए? उनके किस परिस्थिति क्या में पार्टी ऐसा फोरम पर बोला? ये बात रखी जाएगी कि इस तरह के बयान से बचा जाना है? उन्होंने किस परिस्थिति में से, अभी सारी बातें तो हमको भी जानकारी में नहीं है। अब इस पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और पार्टी हमारी है, सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। आप एक महादलित को सीएम बनाते हैं और ये कहते हैं कि हमने सम्मान किया, और फिर महादलित सीएम को लेकर इस तरह के बयान आते हैं और उस बयान को रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हम लोग हमारी पार्टी ने महादलित को दिया। आप सम्मान ये दे रहे हैं कि आप सम्मान ये दे रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं कि वो नासमझ है, बिना सोचे समझे बोलते हैं, ये सम्मान है उनका? मंटू जी, ये सम्मान है क्या? पार्टी का ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी पर हमारा अधिकृत हमारे, और नीतीश जी चुप है, नीतीश जी चुप है, अभी भी चुप है। अगर सीएम मांझी को लेकर इस तरह का बयान आता है तब भी चुप है। मैं आऊंगा रविंद्र राय जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये सब कुछ आपको लग रहा है कि नीतीश जी के इशारे पर हो रहा है और नीतीश जी चुप है, सिर्फ नीतीश जी बुलवाते हैं? देखिए, ये सुपर सीएम जो है उनके इशारे पर ही ये बोल रहे हैं, नहीं तो इनकी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री के प्रति आस्था होना चाहिए। आपको संवैधानिक ज्ञान है सुमित जी, और जिस तरह से ये श्रवण कुमार जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी के इशारे पर ही बोल रहे हैं, सुपर सीएम के इशारे पे। उनको मालूम है कि सीएम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जीतन राम मांझी जिसे कहते हैं, उपयुक्त मौका है अभी इनको बर्खास्त करना चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के प्रति आस्था अगर मंत्रिमंडल के सहयोगी नहीं रखे तो उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। यही संविधान कहता है, लेकिन आप यही नैतिकता कहता है। उनके पास अधिकार नहीं है तो बर्खास्त कैसे करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिकार है, सुपर सीएम के पास अभी अधिकार नहीं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आपका आरोप है कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो कर नहीं सकते सब कुछ। देखिए कर नहीं सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सुपर सीएम के इशारे पे ये श्रवण कुमार जी कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं। उनको महादलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को, समाज के निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जलील करने के लिए सब करवाया जा रहा है। उनको साइड और ठिकाना लगाने का एक प्रयास हो रहा है। क्यों? इसलिए कि सुपर सीएम अपने कंट्रोल में जो चाहते थे कि 100% हम चले, वो कंट्रोल से अब थोड़ा सा उनको भी कॉन्फिडेंस। श्री जीतन राम मांझी जी पुराने नेता हैं, 20 साल से एमएलए रहे हैं, 84 से राजनीति करते हैं, उस समय के ग्रेजुएट हैं, तो उनको भी अब ज्ञान हो रहा है। जीतन राम मांझी जी अगर कुछ बोलते हैं तो बिना सोचे समझे बोलते हैं, या फिर कुछ सोच समझ कर, या उसके पीछे कुछ सियासी मंशा? जी नहीं, वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि गंभीरता पूर्वक वो बात को बोलते हैं और हृदय के गहराइयों से बोलते हैं। हम लोग मिले थे कई बार हम लोग उनसे मुलाकात किए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, गलत हो रहा है। नीतीश जी को भी हम कहे हैं लेकिन नीतीश जी मानते नहीं हैं। स्पीकर को भी हमने कहा है कि नहीं, सदस्यता रद्द नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप पनिशमेंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए। आपको लगता है कि पार्टी में अब नीतीश कुमार अपनी मौजूदगी के लिए गरिमा तक का ख्याल नहीं रखवा पा रहे हैं? बिल्कुल, आपके मुताबिक इशारे पर बयानबाजी हो रही है? देखिए, सीएम का कोई मंत्रिमंडल का सहयोगी बात न माने, कई बार मुख्यमंत्री जी कहें, मैं क्या बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कई बार कहे कि क्यों सीएम मांझी ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? देखिए, अब उपयुक्त समय आ गया, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं। अब नीतीश जी में इतनी ताकत नहीं है। अगर उनको ताकत है तो जीतन राम मांझी जी को हटा करके दिखाए, उनको हम लोग गिरने नहीं देंगे। वो ताकत जो डर रहे थे जिस चीज से, वो ताकत अब आ गया है। हम लोग भी आश्वासन देते हैं कि किसी भी हालत में जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री नहीं हटेंगे। और नीतीश जी की भी कुवत की बात नहीं है, उनको हिम्मत है तो हटा करके दिखाए। वो जीतन राम मांझी जी को इतनी ताकत नहीं है, नीतीश कुमार जी को बचा हुआ है कि जीतन राम मांझी को हटा सकते। चुनौती देते हैं, आपके चैनल पर मैं चुनौती देकर के जा रहा हूं। क्या अगर ऐसा होता है कि साइडलाइन करने की आप खुद कह रहे हैं कोशिश हो रही है, हम लोग भी विधायक है, तो आपका रुख क्या होगा, आप क्या करेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी जी को स्टैंड करने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और 35 से 40 एमएलए पॉलिटिकल स्टैंड है, वो कभी 35 से 40 एमएलए 35 से 40 एमएलए नहीं, उनको हिम्मत नहीं। मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार जी को, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से उनको हिम्मत है तो जीतन राम मांझी जी को हटा के दिखाए। लेकिन एक रविंद्र जी, अगर आप क्या इंतजार करेंगे सीएम मांझी के हटाए जाने का या नहीं हटाए जाने का? आप लेकिन आप भी यूं ही सुनते रहेंगे, सहते रहेंगे सीएम मांझी का? नहीं, हम लोग बयान दे रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। जीतन पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। क्यों नहीं? जीतन राम मांझी जी को कोई नहीं हटा सकता। क्यों नहीं? जीतन राम मांझी जी निचले पायदान के व्यक्ति हैं। क्यों नहीं 40 से 50 विधायक आप सामने आते हैं, धरना देखिए, हम लोग सामने हैं, हम लोग बोल रहे हैं। उनको अगर जरूरत होगा हम मुख्यमंत्री जी को जो बताना नहीं, सामने हैं, मुख्यमंत्री जी को सब पता है।
जीतन राम मांझी जी से जनता को नहीं पता है, जनता को नहीं पता है। देखिए वो 40 से 50 विधायक सामने आए, राजनीति में नीतीश अंदर कुमार से जी क्या को होता ताकत बताइए। है ये पता बाहर में मीडिया में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश जी को ताकत दिखाइए आप, अगर ताकत है, मैं हम लोग खुलेआम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ऐसा ही जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि 2020 खेल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी 40 से 50 विधायकों का समर्थन ताकत पर बोल रहे हैं मांझी जी को है, और उसी समर्थन के बिना उसी पर ताकत पर बोल रहे हैं मांझी जी, उसी ताकत पर बोल रहे हैं मांझी जी। तो मांझी जी भी सोच रहे हैं कि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, इसलिए वो ताकत उनको अपना रहे हैं। ताकत का एहसास है कि अब क्या विधायक का इस ताकत समर्थन ज्यादा हो में, गया क्या है इस ताकत उनको। में बीजेपी भी शामिल है? प्रेम रंजन जी देखिए, सबसे पहले तो जो ऐसे जीतन राम मांझी जी जो भी बात बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। इनको लाया गया था कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में, कि ये छाया के रूप में रहेंगे, पर्दे के पीछे से कोई और सरकार चलाने का काम करेगा। लेकिन जीतन राम मांझी जी 80 से लगातार विधायक है, मंजे हुए खिलाड़ी है, और धीरे धीरे जो है से नियंत्रण मुक्त होते चले गए। और अब जीतन राम मांझी जी की एक पकड़, अच्छी खासी पकड़ जनता पर भी हो गई है। और जैसा मांझी जी की ताकत आप बढ़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे सीधा है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, उसके बाद क्यों नहीं, अच्छे मुख्यमंत्री होंगे तो उनको ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा मुख्यमंत्री होंगे क्या हैं? हाँ, आपकी नजर में है? अगर अच्छे काम करने वाले कोई व्यक्ति होगा तो उसको ताकत देने का काम जो है से हम लोग करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 40 से 50 विधायकों के साथ मिलकर आप मांझी जी के साथ खड़े हैं सुमित जी, मेरे ख्याल से एक नया समीकरण बन रहा है। सरकार जेडीयू की है लेकिन मुखिया का साथ दे रहे हैं विरोधी पार्टी। मैं कह रहा हूं, देखिए एक नया समीकरण है। मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है, और जिस प्रकार से जो ऐसे जीतन राम मांझी, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा सर, आता हूं प्रेम रंजन जी। जा रही है बड़ा दिलचस्प ये पहलू आपने उभारा है कि जेडीयू की पार्टी है, जेडीयू पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार के मुखिया को समर्थन है बीजेपी का, विरोधी विधायकों का, बागी विधायकों का। ये कैसा समीकरण है? एक छोटा सा ब्रेक, समझने की कोशिश करेंगे। जी ये हमने बयान को लेकर तमाम जो नाम सुझाए, उसमें सबसे बेहतर नाम मैं चुप रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। आज की राजनीति में कम से कम यही कहा जा सकता है। यही दो चेहरे हैं सुर्खियों में, लेकिन एक चेहरे अपने बयानों को लेकर, वो बयान जो जेडीयू की मुश्किलें ही बढ़ाती है, और दूसरा चेहरा उन बयानों पर लगातार चुप्पी साधने को लेकर सुर्खियों में। सवाल है कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? चुप्पी को लेकर सवाल इसलिए भी क्योंकि सीधे सीधे अब सीएम की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है मांझी पर हमला को लेकर। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार सीधे सीधे सीएम मांझी को नसीहत देते हैं, और यहां तक कहते हैं कि बिना सोचे समझे सीएम बोलते हैं। मैं आपको दोनों बयान फिर से सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद चर्चा जारी है। जीतन राम मांझी जी हर 2 मिनट में बात बदलते हैं। अब उनके बात पर हम कितना जाएंगे? उनसे ही पूछ लीजिए कि हर 2 मिनट पर बात बदलते हैं, कोई ना कोई नई सुर्खियों में बात डालते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको सोच समझ के कोई बात कहना चाहिए। तो पता नहीं सोच समझ के बयान देते हैं कि नहीं देते हैं, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन तो सोच समझ के ही मुख्यमंत्री बनाया होगा नीतीश कुमार ने उनको। बिल्कुल सोच समझ के नीतीश कुमार जी मंत्री बनाए हैं, और बयान दे रहे हैं बिना सोचे समझे। क्या उन्होंने कहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर हमने कहा है कि जिस समय कार्रवाई के लिए हम लोग लिखा था कि भाई अनुशासनहीनता की बात हुई है, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये कभी हमने नहीं कहा था कि उनको डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय का कोर्ट ने वैसा किया था, इसलिए हमने कोई चर्चा नहीं की थी। कोर्ट जुडिशियल होता है, जुडिशरी में कोई किसी प्रकार की बात नहीं कही जाती है। अब जब माननीय न्यायालय ने इस प्रकार की बात की है, तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए न्याय की बात हुई है, और उस न्यायाधीश को हम स्वागत करते हैं। वो क्या बोले हमको नहीं मालूम है। मंटू जी, आप खुद कह चुके हैं कि श्रवण कुमार जी का बयान आपत्तिजनक है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सवाल है कि
क्या कार्रवाई होगी? हमने कहा कि सरवण जी ने किस परिस्थिति में इस बात को कहा, यह सरवण जी बताएंगे। हमने किसी पर कार्रवाई किसी भी की बात नहीं परिस्थिति किया में है। दिया गया ये बयान सही है? किस परिस्थिति में? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आपने कह दिया है, रिकॉर्ड में भी है, किसी भी परिस्थिति में दिया गया बयान ये सही, आपने कहा सही नहीं है। वो बताएंगे, उसके विषय में हम क्या बता सकते हैं। लेकिन जो चैलेंज यहाँ पर आपके सामने मिला है, यहाँ किस पार्टी की तरफ से? सामने जो रविंदर जी ने चैलेंज किया नीतीश कुमार जी को, जो हटाकर उनको दिखाया, नीतीश कुमार जी जो बनाए हैं हटाएंगे होंगे, पॉलिटिकल स्टैंड ही लोग दिखा रहे हैं और हम इनको चुनौती देते हैं। इनके पीछे साथ भाजपा लगी हुई है और ये भाजपा को छोड़ कर दिखाएं, अकेले दिखाएं कि हम इनके पास कितनी ताकत है। ये भाजपा के सहपरी लोग बोल रहे हैं और देखिए बोल रहे हैं। मैं उनसे सवाल लेता हूं सर मंटू जी, आप लेकिन सवाल को पलटिए मत, सवाल को पलटिए मत। मेरा सीधा सवाल है कि सीएम मांझी को लेकर इतना, नीतीश कुमार जी को चुनौती दे सीएम मांझी और भाजपा के विधायक हमारे भाई बोल रहे हैं, बता दीजिए सीएम मांझी को हम समर्थन करेंगे। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो ठीक है, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो ठीक है मंटू जी, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो ठीक है। बिहार की सरकार को अस्थिर किस तरह मैं आपके पास फिर सवाल लेकर नहीं आऊंगा, सवाल लेकर नहीं आऊंगा मंटू जी, सवाल लेकर नहीं आऊंगा अगर आपके पास जवाब नहीं है। बोलिए। श्रवण कुमार जी का बयान सही है नहीं? मैं सीधे सीधे, परिस्थिति कोई भी हो, कोई भी परिस्थिति, क्या इस तरह का बयान सीएम मांझी ना समझ है क्या? आप श्रवण कुमार जी से पूछ सकते हैं। श्रवण कुमार जी कौन है? जेडीयू के है ना? उस किस परिस्थिति आप यहाँ पर जेडीयू की तरफ से बोला गया, उस श्रवण कुमार जी बताएंगे। किसी भी परिस्थिति में, मेरा सीधा सीधा अब सवाल है, किसी भी परिस्थिति में क्या आप ये कहेंगे कि सीएम मांझी बिना सोचे समझे बोलते हैं? सीएम बिना सोचे समझे बोलते हैं, ये बयान? सीएम हमारे आदरणीय सीएम है, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ना समझ है सीएम? नहीं, कैसे कहेंगे ना समझ है? तो फिर कैसे आप इस बयान को लेकर आप कह रहे हैं कि नहीं ये परिस्थिति या सरवण बाबू किस परिस्थिति में इस बात को बोले हैं? साहब मुझे बता पाएंगे कैसे उन्होंने? मुझे बस इतना बता दीजिए, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, क्या इस तरह का बयान, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल सही है? नहीं, हमने कहा सही है। तो फिर क्या कार्रवाई होगी अगर सही नहीं है तो? अच्छा, कार्रवाई हमको करना है, पार्टी इसके लिए कार्रवाई कैसे करेगी? आप पार्टी फोरम पर बात रखेंगे, पार्टी फोरम पर बात रखी जाएगी। और नीतीश जी चुप क्यों हैं? पार्टी के सिपाही हैं, नीतीश जी चुप क्यों हैं मांझी के अपमान को लेकर? अच्छा, आप पहले बोलेंगे नीतीश जी जब ये बात आपने उठाई है और यह बात उनके कानों तक जाएगी, अभी समय है, अभी कैसे कह देंगे नीतीश जी चुप है? और नीतीश जी जब केंद्र पर हमला बोल रहे हैं, वो दूसरे कार्य में लगे हैं, उस संगठन को देख रहे हैं, सरकार मांझी दूसरे कार्य में लगे हैं, लेकिन संगठन को कहाँ देख रहे हैं सर? संगठन को देख रहे हैं, आपके मुखिया जीतन राम मांझी को लेकर इतना अपमान किया जा रहा है। आपके मुखिया मांझी जी कह रहे हैं कि मेरे सुनी नहीं जा रही है, कैबिनेट के सहयोगी सुनते नहीं है। आपके कैबिनेट के सहयोगी, आपके नेता मंत्री क्या बोल रहे हैं उसके लिए हम अधिकृत नहीं है। जो मांझी जी क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसके लिए हम अधिकृत नहीं है। हम नीतीश जी के पार्टी के सिपाही हैं और नीतीश जी के जो भी निर्णय होगा उसके हर कदम के साथ रहेंगे। लेकिन रविंदर जी को चुनौती तो हम जरूर स्वीकार करते हैं, नीतीश जी को चुनौती दी है। ये बचाव आपका सही है कि हम सिपाही हैं, बड़े लोग छोड़कर अपनी दिखा, लेकिन बड़े लोग क्यों चुप हैं? ये सवाल लघु बन के अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ठीक है मंटू जी, एक सेकंड, ये गलत है। और जिस तरह चुनौती दी है मुझे जवाब देने का मौका रविंद्र जी आऊंगा आपके पास। ये पॉलिटिकल स्टैंड है बिहार की सरकार अस्थिर करने का। ठीक है, बड़े लोग जाने, जो मंटू जी ने कहा कि हम सिपाही हैं, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये बचाव में एक तर्क है, लेकिन सवाल है कि बड़े लोग फिर चुप क्यों हैं? बड़े लोग महादलित सीएम के अपमान को लेकर क्यों चुप हैं? अगर महादलित के सम्मान की बात करते हैं बार बार, तो महादलित सीएम को बार बार अपमानित क्यों किया जाता है? जेडीयू के अंदर ही, जेडीयू के नेताओं के द्वारा ही, उनके कैबिनेट के सहयोगी के द्वारा ही। रविंद्र जी, जो चैलेंज की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सीएम मांझी को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है? इस तरह का बयान ये इशारा है, ये संकेत है? पहले मैं इनके चुनौती को बोलता हूं। ये बोल रहे हैं मैं तो अभी बीजेपी में नहीं हूं, आप जान रहे हैं। जाएंगे बता रहे मैं बीजेपी में नहीं हूं। जाएंगे, मैं दावे से कहता हूं जाएंगे। इनको पहले चुप करा दीजिए, ठीक है? मैं इनके बीच में नहीं बोला था। आप बोले कि नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाएंगे। इनको चुप रहना चाहिए, एक सब सीखना चाहिए हम भविष्य में, लेकिन जा सकते हैं, लेकिन मैं देखिए जा सकते हैं। पहले इनकी बात को देखिए, जा नहीं सकते हैं, गए नहीं है, क्या गए हैं, भविष्य कर्म में हम जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? नहीं सर, एक काल्पनिक क्वेश्चन पर नहीं जाना चाहिए। अभी क्या है उस पर, अभी मैं जनता दल यू से निष्कासित, पार्टी से निष्कासित एमएलए, असंबंध में निर्दलीय एमएलए हूं। मैं कहां हूं, क्या हूं, सदन के अंदर में क्या करूंगा, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इनकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। अगर नीतीश जी में अपना ताकत है, लालू जी के बदौलत, ताकत के बदौलत नहीं अगर करना चाहते हैं, तो उनको भी निर्दलीय लड़कर के हम बताने के लिए ताकत है। वो लालू जी के ताकत पर, हम तो बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन वो तो लालू जी के साथ मर्ज करने जा रहे हैं। उनको ताकत है, अपना वजूद थोड़ा सा भी बचा हुआ है, तो हिम्मत है तो लालू जी के साथ पार्टी को मर्ज नहीं करें। हम निर्दलीय नीतीश कुमार लड़ेंगे तो महुआ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और उनको हरा करके बता देंगे कि नेता कौन है। ये चुनौती स्वीकार करता हूं।
आप लालू जी के ताकत के बदौलत राजनीति करना चाहते हैं, बी टीम बन करके, वहां शिष्य बन के ही लालू जी कराएंगे। भाई वीरेंद्र जी, नीतीश कुमार जी की ताकत अब इतनी कमजोर पड़ गई है कि उन्हें लालू प्रसाद यादव जी का सहारा लेना पड़ा है। देखिए रविंदर जी बागी जदयू के बागी विधायक हैं और छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। नीतीश जी नेता हैं, लालू जी नेता हैं और उनके पार्टी में हम लोग रहकर एमएलए बने हैं, राजनीति में सीखने का काम किया है। ऐसा बात तेवर में नहीं बोलना चाहिए। वो नेता हैं और जब भी वो रहेंगे नेता ही रहेंगे और राष्ट्रीय नेता रहेंगे। ताकत दोनों कमजोर पड़ी है, ताकत कमजोर पड़ गई है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर इतने विरोध, पार्टी के अंदर इतने विरोध हैं, सभी पार्टियों में घबराहट हो गई है कि लालू जी और नीतीश जी एक हो रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल भाई वीरेंद्र जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। लालू, मैं काउंटर क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, बोलवाना चाहते मैं नहीं बोलूंगा। नहीं ठीक है, अब मैं क्या बोलवाना चाहता हूं आपको कैसे बोल रहे हैं कि ये बोल दीजिए, मैं हमारे समझ में जो बातें आएंगी वही मैंने नहीं। भाई वीरेंद्र जी आप अपनी, लालू जी और नीतीश जी के पसंगा में कोई बिहार में नेता नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव जी को लेकर कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं है, लेकिन नीतीश जी को लेकर तो विरोध है। 2-4 विधायक जो निकाले गए हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं विरोध कर रहा है। 40 से 50 की संख्या। अरे वो देखिए, राजनीतिक स्टंट तो होना चाहिए ना। 20 कहां से आ गए थे? 40 था उसे बीच में आप बोलना शुरू किया, मैं चुप हूं बहुत देर से। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वही बागी हैं जिन्हें पार्टी ने अपने दल से निकालने का काम किया है या कार्रवाई करने का काम किया है। ठीक है, उसकी संख्या कितनी है? 8 या 9, इससे ज्यादा कोई नहीं है। और 8-9 से दल नहीं चलता। 8-9 भी अगर विरोध कर रहे हैं तो यानी कि तो संपूर्ण स्वीकार्यता पार्टी के अंदर नहीं है। नहीं सुनिया जाए, अभी उनकी सदस्यता रहेगी तब ना। नहीं सर, अभी सदस्यता तो बहाल हो गई, अभी बहाल हुई है, फिर इसके बाद भी तो कोई मामला आएगा ना। देखते हैं आगे सर, का भी देगा भविष्य में तो आप भी अभी नहीं बता पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नेता होंगे, लालू प्रसाद जी नेता होंगे। अध्यक्ष का जो फैसला होता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो भी कोर्ट ही है। तो सीएम मांझी गलत बोल रहे हैं। और ये चुनाव के लिए चला गया चिट्ठी कि इन लोग तो सीएम मांझी का ये कहना है कि सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए थी। सीएम मांझी का बयान क्या है फिर? सीएम मांझी कह रहे हैं कि सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए थी, तो स्पीकर कोर्ट के फैसले के साथ हैं या सीएम मांझी जी के साथ हैं आप? देखिए, ये मामला उनके दल का मामला है। अब देखिए, अब आप उनके दल के मामला, अगर वो गठबंधन में आ गए, अभी गठबंधन में है, लेकिन एक वो जनता दल सीएम मांझी जी के बयान को लेकर मुझे बता दीजिए कि सीएम मांझी जी कह रहे हैं जनता दल का मामला है। मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि उनके दल का भीतर का आंतरिक मामला है। मैं आंतरिक मामलों में राजद कोई नहीं दखलंदाजी कर सकता है। लेकिन सीएम को लेकर इस तरह का बयान देना आंतरिक मामला लग रहा है। बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सीएम को लेकर बार बार अपमानजनक शब्दों का आपने जिस सवालों को उठाया है कि लोग नीतीश कुमार और उनके दल के लोग ये जो हैं महादलित परिवार को सीएम में बनाया है, फिर उनको साइड करना चाहता है, ये एकदम सरासर आपका सवाल ही गलत है। तो मेरा सवाल है आपसे कि सीएम मांझी का कुमार को समझ कर ही बनाए हैं वीरेंद्र जी, ठीक है, और मांझी जी मैं बहुत मुझे बस इतना समझा दीजिए। नहीं तो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता और उनके कैबिनेट के सहयोगी क्यों कहते हैं कि बिना सोचे समझे वो बोलते हैं ना समझ? उनका दल देखेगा, उनका तो फिर दल देखेगा। तो क्या इसमें सवाल उठाना गलत है क्या? मेरा सवाल उठाना गलत है क्या? नहीं, आपने कहा कि उन दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसने किया प्रताड़ित? मैंने शब्द ये सारे दल के बीजेपी के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। और हम लोगों ने महादलित को समर्थन किया है, ऑक्सीजन दिया है कि नहीं ये सरकार चलावे, और राजद बेशर्त समर्थन दिया है। भाई वीरेंद्र जी, आप ये मान रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? आप खुद कह रहे हैं, आपने खुद कहा है ना। मैं ये बात अभी भी कहूंगा कि मंत्री परिषद में रहकर कोई भी मंत्री को मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयान देना नहीं चाहिए। मैं आज भी और अभी अपने बयान पर कायम हूं। सवाल यही है, अपने बयान पर कायम हूं। सवाल यही है कि अगर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर नीतीश जी कह रहे हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं, ये बात गलत है। प्रताड़ित शब्द का इस्तेमाल कब किया सर? निचले पैदान पर रहने वाले मांझी जी को हम नेता नहीं हूं सर कि शब्द के पलट जाऊं मैं। मैंने प्रताड़ित शब्द का इस्तेमाल कब किया?
सदस्य के समर्थन भाई से वीरेंद्र जी, मुझे वो बस इतना बता मुख्यमंत्री हैं दीजिए, और बने प्रताड़ना रहेंगे। शब्द का इस्तेमाल मैंने कब किया? बाकी 3 मेहमान भी मौजूद है, मैंने क्या प्रताड़ित शब्द का इस्तेमाल किया? मैंने नहीं, प्रताड़ित नहीं किए, लेकिन मांझी जी मुख्यमंत्री हैं और महादलित समाज से आते हैं, समाज का अंतिम पायदान पर रहने वाले समाज से आते हैं, और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के एक तरफ कहते हैं सम्मान की बात, एक तरफ अपमानित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बगैर सोचे समझे वो जो ऐसे बयान देते हैं। एक कोई जो ऐसे दल के विधायक कहते हैं कि उनको पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री पागल हो गया है। तो ये अपमान से बड़ा, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है कोई मुख्यमंत्री के लिए? व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं बयान है। नहीं, चुप रहिए, मैं नहीं बोला। और ये क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मेरे कैबिनेट के कलीग हैं और ये मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं फैसला लेता हूं, फैसला को बदला जाता है। तो ये मुख्यमंत्री को इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? समाज का अंतिम पायदान पर रहने वाला महादलित समाज का, उसको इस प्रकार से अपमानित करना, ये पूरा बिहार बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? बीजेपी का क्या स्टैंड? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री है, मैंने कहा कि दिल से वो बोलते हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, काम करना चाहते हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मुख्यमंत्री को कमजोर किया जाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री को जो काम करने वाला हो, तो उसको हम लोग मजबूती देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी समाज के रहने वाले, सबसे अंतिम पायदान वाले, पिछड़े हुए समाज के लोगों को उत्थान चाहती है। तो फिर आपके ही नेता सुशील मोदी क्यों कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार में विकास रुक गया है? सीएम मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा है फ्री कर करके। मुख्यमंत्री को अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तब, अच्छे काम कर रहे हैं, कई लोग ऊपर से दबाव बनाकर करके और इनको छाया के रूप में, कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में बनाना चाहते हैं। इसलिए जिस प्रकार से राजद जदयू का आंतरिक मामला के कारण लेकिन इन सब के बीच एक और पहलू है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। कोशिश करता हूं, एक और पहलू है इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद। जाहिर है नीतीश जी की चुप्पी को लेकर सवाल है, सवाल यह भी कि मांझी जी को लेकर इतने तल्ख लहजे में क्यों हमला किया जा रहा है। आरजेडी भी आप कह रही है कि ये आपत्तिजनक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जेडीयू की तरफ से कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक पहलू ये भी है कि विलय की तैयारी है, लेकिन विलय होगा कैसे? पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू के बागी विधायकों के पक्ष में फैसला क्या सुनाया? बिहार की राजनीति अब हिचकोले खाने लगी है। कल तक बीजेपी के समर्थन पर विरोध कर रहे विधायकों का सुर भी बदला लग रहा है और बीजेपी पसोपेश में है, लेकिन जेडीयू आरजेडी विलय को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। बिहार के पल पल बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। जेडीयू विधायकों पर पटना हाईकोर्ट के फैसले ने न सिर्फ जेडीयू की साख पर पट्टा लगाया, बल्कि आरजेडी के साथ जेडीयू के प्रस्तावित विलय पर भी आशंका के काले बादल लहराने लगे हैं। क्योंकि विलय के लिए पार्टी के सभी विधायकों का हस्ताक्षर एक तकनीकी जरूरत है, लेकिन इन चारों विधायकों समेत अन्य 4 बागी विधायक भी ये साफ कर चुके हैं कि उनमें से कोई ये विलय नहीं होने देगा। नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ी दिन तमाशा देख रहे हैं। मांझी जी और नीतीश जी की जो लड़ाई है, जो ये है, उसका हम लोग अपना अभी देख रहे हैं। क्या जिस दिन विलय होगा उस दिन आप अपना पत्ता खोलेंगे? हम लोग समय पर आपस में विचार के करेंगे, लेकिन अभी देखिए ना, थोड़ा दिन तमाशा देख लेने दीजिए लोग का। इन सब के बीच बागी विधायकों को लीड कर रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अब ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे और जेडीयू के अस्तित्व बचाने में लगेंगे। अब देखेंगे परिस्थिति उस समय क्या बनती है। अब मांझी जी हम लोग के महादलित हैं, हम लोग के समर्थन में इतना बोले हैं, तो हम लोग तो मांझी जी को हम लोग हटाना नहीं चाह रहे हैं। मांझी जी को हटाना तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि इनको हटा के कैसे हम खुद बैठ जाएं। अब इसके लिए वो परेशान हैं। इसका लिए कितने लॉबी पैरवी लालू जी से कई बार मिल चुके हैं कि हम गद्दी पर बैठे, लेकिन हम उनको है औकात है तो गद्दी पर बैठ के दिखला दें। हम लोग उसके बाद गद्दी पर उनको तो बैठने नहीं देंगे। मांझी जी बने रहेंगे, उनको हम बनाएंगे। हम लोग का जितने एमएलए समर्थन करेगा, बीजेपी से हम समर्थन दिलवा देंगे, लेकिन उनको बनने नहीं देंगे। हालांकि जेडीयू नेता अब भी ये कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ विलय की घोषणा अब औपचारिकता रह गई है। इस सवाल पर पूरी पार्टी का मत एक है और सभी लोगों की एक मत है कि हम लोगों को एक साथ मिलकर करके भारतीय जनता पार्टी की जो दानवी क्रिया जो चल रही है, जिस तरह देश को विघटनकारी शक्तियों के हाथ में
और देश को पूंजीपाती संस्थाओं के हाथ में गिरवी रखने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ हम पूरे समाजवादी विचारधारा के लोग एक हैं और एक रहेंगे। औपचारिकताएं सिर्फ बाकी रह गई है, सारी चीज़ें वो पूरी हो चुकी है। इसलिए विलय पर अब न कोई संदेह है और न इस पर कोई मत विभाजन का सवाल है। वहीं बीजेपी बागी विधायकों को सोच समझकर फैसला करने की नसीहत दे रही है। हालांकि कल तक सुशील मोदी इन्हें बीजेपी में शामिल होने का खुला निमंत्रण दे रहे थे। आप भी सुनिए दोनों नेताओं का बयान। देखिए उनके मंथन पर मेरा अपना कोई विचार नहीं है। वो खुद सोचे, वो स्वविवेक से काम ले। बिहार की जनता क्या चाहती है उसको वो नज़रअंदाज न करें। मैंने कहा कि देखिए अब तो वो जनता दल यू से निष्कासित है, उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो अगर वो चारों विधायक बीजेपी में आने के लिए अगर तैयार होंगे तो बीजेपी निश्चित उनको स्वीकार करने पर विचार करेगी। ज्ञानू के बदले रुख ने बीजेपी को भी सोचने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि कल तक ये चर्चा थी कि 23 जनवरी को अमित शाह के सामने ये बागी विधायक बीजेपी की सदस्यता लेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी से ज्यादा चिंता फिलहाल जेडीयू को है, क्योंकि आरजेडी के साथ विलय की खबर के साथ ही जेडीयू में बड़ी टूट और सरकार गिरने तक की आशंका गहराने लगी है। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। रविंद्र जी, बीजेपी के पास जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अपने जो कुनबा है आपका जो 40-50 आपकी संख्या बता रहे हैं, वो साथ मिलकर इस विलय को रोकने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोग पहले से राज्यसभा के चुनाव के समय से ये कहते आ रहे हैं कि हम लोग पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मीन्स कि जनता दल यू जो है उसको मजबूत करने के लिए एक पार्टी विलय को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। अरे भाई बिल्कुल, हम जिस आइडियोलॉजी पर जीत करके आए हैं, हाँ, उस आइडियोलॉजी को हम छोड़ देंगे जो मेरा बुनियाद है, जिसके खिलाफ जीत करके आए हैं। कोशिश कैसी होगी और क्या होगी? नहीं, हम आरजेडी के खिलाफ जीत करके आए हैं। नहीं, वो कोशिश, विलय को रोकने की कोशिश क्या होगी और कैसी होगी? बिल्कुल, हम लोग मर्जर के खिलाफ हैं। हम लोग विलय किसी भी हालत में नहीं चाहते। तकनीकी तौर पर कैसे होगा फिर विलय, भाई वीरेंद्र जी? जेडीयू की तरफ से, मैं आरजेडी की तरफ से तमाम विधायक हो सकते हैं और तमाम जो नेता हैं सहमत हों, लेकिन तकनीकी तौर पर सभी विधायकों का हस्ताक्षर जरूरी है। क्या इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये परेशानी बढ़ गई है विलय को लेकर? परेशानी कुछ नहीं बढ़ी है। आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू कैसे विलय। फिलहाल लेकिन इस परेशानी का हल आपको नजर नहीं आ रहा है? कोई परेशानी नहीं है, ये केवल पेपर और टीवी में ही परेशानी दिखाई बगल में से रविंद्र जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल है और विलय हम नहीं होने देंगे। हस्ताक्षर कैसे होगा? बिना हस्ताक्षर के विलय कैसे होगा? भाई वीरेंद्र जी तो हस्ताक्षर करेंगे नहीं? नहीं, हस्ताक्षर करने का ये अधिकार प्राप्त करेंगे तब न हस्ताक्षर करेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से निकाल देंगे। तो 18 एमएलए होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, उनको निकालेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। भाई वीरेंद्र जी, आप ऐसा क्या करेंगे? निकालेंगे इनकी फिर से विधायक रद्द हो जाएगी। सदस्य रहेंगे तब न हस्ताक्षर की बात आएगी। वही मैं पूछ रहा हूँ, हो गए सदस्य हो चुके हैं सर। कल नहीं रहेंगे, कल हो सकता है स्पीकर को हाईकोर्ट का फैसला ही सौंपे। ठीक है, हाईकोर्ट का फैसला सौंपे और वो स्पीकर भी मजबूर हो जाएंगे। अभी विलय होने में अभी समय है, उसकी तकनीकी वो सब पूरी की जा रही है और उसमें कहीं कोई कठिनाई अड़चन नहीं आएगा। मैं अभी लेकिन फिलहाल जो ये तकनीकी अड़चन है इसका नहीं, ऐसे सॉल्यूशन नहीं है। फरवरी में होने की बात पहले से चर्चा चल रही है तब तक, लेकिन कुछ न कुछ अड़चन का हल निकालने की कोशिश होगी। वो हल क्या होगा? देखिए, राजनीति में क्या होता है आप भी समझते हैं। राजनीति में कल किसके साथ कौन है? मैं नहीं समझता हूं सर, मैं उतना समझदार नहीं हूं। जितना नहीं सर, मैं समझदार नहीं। जितना बकवा लेते हैं, भुकवा लेते हैं सर, वो आप नहीं समझते तो इतना बोलते ही नहीं। नहीं, राजनीति ट्विस्ट करते हैं बात को। लोग पकड़ता है तो पकड़ता है, राजनीति तो बकवा देते हैं मुंह से। राजनीति क्या होती है सर, मैं नहीं समझता हूं। मुझे बता दीजिए कि इसका हल क्या निकालेंगे आप लोग। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं मंटू जी के पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक। आखिर विलय होगा कैसे?
सवाल मांझी जी को लेकर है, सवाल नीतीश जी की चुप्पी को लेकर है, लेकिन सवाल ये भी कि विलय कैसे होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि जो बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हुई थी वो बहाल हो गई है, लेकिन बिना उनके हस्ताक्षर के विलय संभव नहीं तकनीकी तौर पर। मंटू जी, इस अड़चन को कैसे सुलझाएंगे, क्या हाल है? देखिए, महाविलय के लिए सारी तैयारी हो चुकी है और अभी प्रदेश में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें नीतीश जी को अधिकृत कर दिया गया है। वो जो विलय के लिए जो निर्णय अधिकृत है, सारी खबर है। परिवार जदयू के सभी विधायकों ने मुझे बस इस तकनीकी अड़चन के बारे में बता दीजिए। रविंद्र राय जी कह रहे हैं कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, पार्टी के हमारे तमाम जो पार्टी साथ के हैं वो प्रदेश कार्य हस्ताक्षर नहीं समिति की जब बैठक हुई प्रदेश कार्यालय में, और एक मत से ध्वनि मत से पारित कर दिया गया कि हमारे नेता नीतीश कुमार इसके लिए अधिकृत है और हम सभी विधायकों ने सभी विधायकों का हस्ताक्षर चाहिए। रविंद्र राय जी कह रहे हैं कि हस्ताक्षर करीब 50 बता रहे हैं, 40 भी 30 भी अगर हस्ताक्षर नहीं करें तो झूठा दावा कर रहा है। ऐसी कोई दावा नहीं है। महाविलय से जो रविंद्र राय जी का हस्ताक्षर आप करेंगे क्या? झूठा दावा है इनका, 100% झूठा दावा है। तो सरकार जो है सदस्यता रविंदर जी जैसे लोग लालू जी और नीतीश जी को चैलेंज कर रहे हैं, हम जैसे लोग मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? ये तो मजाक है, जोक दिखाया गया। इनका चैलेंज एक जोक है जी। इनको जवाब देते हैं। और मंटू जी, अगर ये बोलते हैं कि हम झूठा दावा करते हैं तो ये श्रीमती रेणु देवी कुशवाहा जी को सदस्यता की धमकी देते हैं, श्रीमती अनु शुक्ला जी को नोटिस भेज देते हैं, श्रीमती पूनम देवी यादव जी को नोटिस भेज देते हैं, किसी को जेल भेजने का धमकी दे देते हैं, किसी को फर्जी मुकदमा। मन से बोल रहे हैं, नोटिस आया, मीडिया के साथी है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग बोलेंगे पार्टी के फोरम पर सब लोग जानते हैं, सब लोग ये सच बोल रहे हैं, मजबूरी है, बात बोल रहे हैं। लेकिन उस समय भी 35+ हम लोग थे, लेकिन उस समय भी ऐसी कोई बात नहीं है। 35+ हम लोग थे। मंटू जी, कुछ तकनीकी अड़चनों को भी समझिए। कुछ नहीं है, सभी लोग दबाव बनाई कि भाई नीतीश जी जो निर्णय लेंगे, जो महाविलय हो रहा है देश स्तर पर, जो उसको सपोर्ट मिल रहा है, सारे लोग डरे हुए हैं और बीजेपी लोग ठीक है मंटू जी, ये विलय हो पाएगा मंटू जी? निश्चित विलय होगा, विलय होगा और बिहार में उसकी सत्ता भी आएगी और देश में चुनौती। भाई वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि आगे सॉल्यूशन है, अभी उनके पास भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा। बताइए। हाँ, सोच और बिहार की जनता को भी बताने जा रहा हूँ। जी बताइए। 20 सालों से राजनीतिक लड़ाई थी लालू यादव और नीतीश कुमार की। परिस्थिति आई कि दोनों एक साथ हो गए और ये जो बागी कहलाने वाले विधायक हैं जिन्हें पार्टी ने निष्कासित किया है, कल हो सकता है ये लोग भी साथ आ जाएं। एक दिन नीतीश जी जाएंगे इन लोगों के घर पे, सारा लोग ये भविष्यवाणी सच साबित होगी क्या कि नहीं भाई रविंद्र जी? यहाँ पर आप हो गई, अब हम दोहराएंगे जी पूर्वैया की स्टूडियो में आप कह दीजिए कि लड़ा था आपके, क्या ऐसा हो सकता है या फिर कोई भी परिस्थिति, मैं ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ, कोई भी परिस्थिति हो आप नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाएंगे या फिर जा भी सकते हैं? देखिए, किसी भी परिस्थिति रिकॉर्ड में बयान में रखूंगा, किसी भी परिस्थिति में नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगर जाना होता तो कई दफा सदस्यता बचाने के लिए उसमें लोक प्रलोभन दिया जा रहा था। ये सॉल्यूशन मेरे ख्याल से किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन दिया जा रहा था, वाली बात हो जाएगी फिर। हम लोग कोई जरूरत नहीं। सुमित जी, ये सारे विधायक जो जदयू के हैं वो एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए थे, वो जंगल राज के खिलाफ चुनाव जीत के आए थे, भ्रष्टाचार घोटाला उसके खिलाफ जो है से अत्याचार के खिलाफ चुनाव जीत करके आए थे। अब उनको जब साथ जाना है, फिर उसी जंगल राज के साथ जाना है, उसी भ्रष्टाचारियों के साथ जाना है, उन्हीं घोटालेबाजों के साथ जाना है, तो उन लोगों को लगता है कि अब हम क्षेत्र में जाकर के क्या करेंगे। और नीतीश जी को भी भरोसा दिलाना पड़ रहा है बिहार की जनता को गुड गवर्नेंस के बारे में कि हम पर भरोसा कीजिए, हम जो है से उससे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब बिहार की जनता अब उनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली है। जैसे बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी, खबर ये भी है विधायक भी जो है से उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगी। और विधायक बड़ी संख्या में उससे अलग होकर करके उसके खिलाफ रहेंगे। विलय संभव नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, विलय नहीं होगा। कुछ विधायक टूट कर करके हो सकता है जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जदयू का अस्तित्व मुझे लगता है कि बना रहेगा। जो विधायक जीत करके आए हैं, अगर ये खिलाफ जीत के आए हैं जंगल राज के खिलाफ, वो किस मुंह से जाएंगे क्षेत्र में? नहीं, क्या बीजेपी की कोशिश होगी कि ये विलय ना हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस कोई कोशिश में नहीं है
कि विलय हो नहीं हो, उन लेकिन नाराज विधायकों को, बागी विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए जो भी आना चाहेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन अभी तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी न्योता दे रही है ऐसे क्यों नहीं? अगर वो आना चाहेंगे और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, बिहार में जंगल राज से मुक्ति के लिए, तो हम लोग स्वागत करेंगे। वो लोग हमारे साथ थे, बीजेपी में जाएंगे, हमारे साथ ही थे पहले जी। बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे क्या बात है, पहले हमको बोलने दीजिए जी। मैं बोल रहा हूं कि हम बीजेपी और जनता दल यू के एनडीए के वोट से विधायक बन के आए थे। हमारे लिए कोई बीजेपी अजूबा नहीं, हमारे साथी हैं। हम 17 साल के साथी हैं। कोई मेरे लिए आरजेडी के लिए अजूबा हो सकता है, काम कर रहे हैं, आरजेडी के लिए अजूबा हो सकता है। बीजेपी के कंधा पर चढ़ करके 17 साल तक रेल मंत्री बने, 17 साल तक उनके अमली पकड़ के। एक आखिरी रिएक्शन, एक फाइनल कमेंट रविंद्र जी, मैं आपसे चाहूंगा, खबर है कि नीतीश कुमार कल दिल्ली में होंगे, क्या लगता है आपको? ये विलय को लेकर तकनीकी अड़चन है या फिर तमाम मुद्दों पर कहीं से मुलाकात, बातचीत? हमसे पूछ रहे हैं रविंद्र जी। देखिए वो लालू जी के शरण में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, लालू शरणम गच्छा में। आखिरी कमेंट भाई वीरेंद्र जी, बहुत छोटा जवाब। अभी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है तकनीकी अड़चन को लेकर, फिलहाल आगे आप मंथन करेंगे, अभी देखिए कोई अड़चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। हस्ताक्षर नहीं होगा तो विलय नहीं, हस्ताक्षर ये लोग करेंगे ना, करवाएंगे आप जबरदस्ती? नहीं जबरदस्ती नहीं, मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे, मोहब्बत से इन लोग को, प्यार मोहब्बत से भी बोल रहे हैं नहीं मानेंगे। देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन फिलहाल राजनीति में कोई विलय पर पेच है, विलय में पेच है, सारे लोग आएंगे स्थिति को लेकर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।